हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में अवगत कराया था, जिसमें पहला था दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति या युद्ध सिद्धांत, और तीसरा था सामाजिक समझौते का सिद्धांत, चौथा था ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, और पांचवा मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं राज्य की तरफ। अब तक तो हमने पढ़ा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम यह जानेंगे कि राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट, यह राज्य क्या है। क्योंकि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, जैसा कि बलंतसली भी कहते हैं, गार्नर भी कहते हैं बलंतसली, गार्नर ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। जैसे कि गार्नर का कहना है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। प्रारंभ भी राज्य के साथ होता है और अंत भी राज्य के साथ होता है। तो राज्य क्या है, राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में हम सभी को राज्य कह देते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सबको राज्य कहते हैं। लेकिन यह वास्तव में राज्य नहीं है। राज्य होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। यह उत्तर प्रदेश या बिहार इस कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं। क्योंकि राज्य क्या है, इसकी जब हम किसी विषय की चर्चा करते हैं, किसी टॉपिक पर जाते हैं, किसी शीर्षक पर जाते हैं, उसको जानते हैं, तो सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी परिभाषा क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। जब परिभाषा को हम जानेंगे, उसके बाद तत्वों को जानते हैं, तत्वों के बारे में हम विश्लेषण करते हैं, उसके प्रकृति के बारे में विश्लेषण करते हैं, और इस तरह से हम राज्य के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। राज्य के कॉन्सेप्ट को हमें समझने के लिए उसकी परिभाषा को जानना आवश्यक होता है, उसके तत्व को जानना आवश्यक होता है, उसके स्वरूप को जानना आवश्यक होता है, उसके विकास को जानना आवश्यक होता है। तो हम चलते हैं राज्य की परिभाषा की तरफ। आज मैं आप लोगों को राज्य की परिभाषा के बारे में बताऊंगा और उसके तत्वों के बारे में बताऊंगा। राज्य की परिभाषा, जैसे राज्य के विभिन्न विद्वानों का कहना है कि राज्य की परिभाषा देना कठिन है। जितने भी विद्वान हैं, सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। बलंतसली हैं, गार्नर हैं, शिले हैं, गिलक्राइस्ट है, डिमाक हैं, और विभिन्न विचारक हैं, अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह वगैरह जितने भी विचारक हैं, विभिन्न विचारकों के परिभाषाओं में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो हमें राज्य को समझने के पहले विभिन्न जो विद्वान हैं और विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी है, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। जब हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, तभी हम राज्य के स्वरूप को, राज्य को समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पे राज्य की परिभाषा को 3 कोटि में विभाजित करते हैं। यह परिभाषा, राज्य की परिभाषा, पहला प्राचीन युगीन परिभाषा, प्राचीन युगीन परिभाषा। दूसरा मध्ययुगीन मध्ययुगीन। तीसरा आधुनिक युगीन परिभाषा, यानी कि आधुनिक युग की परिभाषा, आधुनिक युग की परिभाषा, आधुनिक युग की परिभाषा। राज्य के बारे में जो चिंतन था वह प्लेटो, अरस्तु के समय से ही किया जा रहा था। प्राचीन यूनानी चिंतकों के द्वारा राज्य के बारे में चिंतन किया जा रहा था। इसलिए हमें प्राचीन परिभाषाओं से अवगत हमें होना होगा। प्राचीन परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा है प्लेटो की। प्लेटो, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो एक महान दार्शनिक था, सुकरात का शिष्य था प्लेटो। या प्लेटो ने राज्य की परिभाषा क्या दिया है? प्लेटो कहता है कि राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखरने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। राज्य क्या है? राज्य एक ऐसा समुदाय है। यह क्या मानता है? कम्युनिटी मानता है। राज्य को क्या मानता है? समुदाय मानता है। और इस समुदायों में व्यक्ति के सभी प्रतिभाओं को निखरने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। यानी कि राज्य ही एक ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को निखार सकता है, प्रतिभाओं को जागृत कर सकता है। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं अरस्तु की। क्योंकि यहां लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं ओरली आपको बता रहा हूं।
अरस्तु अरस्तु कहता है कि राज्य ऐसे परिवारों और ग्रामों का समूह है जो आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित किया गया हो। यानी अरस्तु क्या कहता है कि राज्य ऐसे परिवार और ग्रामों का समूह है। यानी कि अरस्तु क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। वह कहता है कि सबसे पहले स्त्री और पुरुष के संयोग से परिवार की उत्पत्ति होती है, परिवार का आकार बढ़ने लगता है और वह परिवार जो होता है कुटुंब में रूपांतरित हो जाता है, कुटुंब का भी आकार बढ़ने लगता है, एक कुटुंब से कई कुटुंब हो जाते हैं, कई कुटुंब मिलकर एक ग्राम बन जाते हैं और इसी तरह से जो ग्राम में ग्रामवासी होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वह पूरी नहीं होती। उसी उनके वहाँ पे उस विशेष क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वह कम पड़ने लगते हैं, तो वह प्रवास कर जाते हैं दूसरी जगह पर। जब प्रवास कर जाते हैं तो वहां भी गांव बस जाता है, फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। एक गांव बने, दो गांव बने, 3, 4, 5 ऐसे हजारों गांव बने और सारे गांव मिलकर राज्य का रूप धारण कर लिए। जिस तरह से एक परिवार का मुखिया जो होता है वह एक परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार का सर्वोत्तम वृद्ध पुरुष होता है वह परिवार का मुखिया होता है। इसी तरह से गांव का जो सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता था वह गांव का मुखिया होता था और इसी तरह से पूरे जन गोत्र का जो सबसे वयोवृद्ध सबसे ज्ञानी पुरुष होता था वह पूरे गोत्र या जन का मुखिया होता था। तो वही मुखिया, पूरे गोत्र का वही मुखिया क्या बन गया, राजा बन गया और उसके कानून बनने लगे और लोग कानून का अनुसरण करने लगे। इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती। तो अरस्तु यही कहता है कि राज्य ऐसे परिवारों और ग्रामों का समूह है जो आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित किया गया और सभी लोग संगठित क्यों करते हैं, समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए। अब चलते हैं तीसरी परिभाषा पर। सिसरो कहता है कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। सिसरो कहता है कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। सेंट अगस्टाइन को आप लोग जानते होंगे। इनकी फेमस पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड। सेंट अगस्टाइन कहते हैं कि राज्य ऐसे व्यक्तियों की समझौते द्वारा निर्मित संस्था है। राज्य क्या है, व्यक्तियों के समझौते द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने अपना संगठन विधि और कर्तव्यों के प्रयोगों और पूर्ति के लिए तथा पारस्परिक संपर्क के लाभों के लिए बनाया है। यानी कि सेंट अगस्टाइन क्या कहते हैं कि यह जो राज्य है ऐसे व्यक्तियों की संस्था है जो समझौते के द्वारा बनाए हैं और इस समझौते के द्वारा वह विधि और कर्तव्यों को पूर्ति करते हैं और जो पारस्परिक लाभ होते हैं उसकी वह पूर्ति करते हैं। पांचवी परिभाषा हम प्लूटार्क की देते हैं। प्लूटार्क कहते हैं कि राज्य एक ऐसी विशेष संस्था है जिसे दैवी कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन लाभ हुआ है। राज्य क्या है, एक ऐसी संस्था है जिसे दैवी कृपा प्राप्त हुई हो। राज्य को कौन सी कृपा प्राप्त हुई है, दैवी कृपा प्राप्त हुई है और उसके परिणाम स्वरूप जीवन लाभ हुआ है और जो उच्चतम न्याय की स्थापना के लिए निर्मित की जाती हो। राज्य क्या है, राज्य दैवी कृपा का परिणाम है और राज्य की स्थापना किस लिए की जाती है, उच्चतम न्याय की स्थापना के लिए की जाती है। यह प्लूटार्क का कहना है। नेक्स्ट परिभाषा पर आते हैं मार्सिलियो ऑफ पडुआ। मार्सिलियो ऑफ पडुआ का कहना है कि मनुष्य एक दूसरे से इसलिए संबंधित है कि पर्याप्त सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। मनुष्य क्यों एक दूसरे से संबंधित हैं, स्वार्थवश संबंधित हैं और इसलिए संबंधित हैं कि वह सुविधापूर्ण पर्याप्त जीवन व्यतीत कर सके, अर्थात जो वस्तुएं और पदार्थ आवश्यक हैं उसे प्राप्त कर सकें और आगे भी उसी संतति को मिलता रहे। सारे मनुष्य एक दूसरे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए और इसलिए वह एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं और कि आगे आने वाली संतति को भी उसका लाभ मिलता रहे। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन यूनानी विचारक हैं
कुछ जो भी यूनानी विचारक हैं, प्लेटो, अरस्तु और सिसरो, इसके अलावा सेंट ऑगस्टाइन, प्लूटार्क, मार्सिलियो और पडुआ, इन्होंने राज्य की परिभाषा जो दी है, और राज्य को सबकी परिभाषा का सार यही है कि ये राज्य को एक समुदाय मानते हैं जो समुदाय समझौते द्वारा निर्मित या दैवी कृपा द्वारा निर्मित है, और सारे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसका संगठन किए हैं, राज्य का संगठन किए हैं। अब हम देखते हैं कि मध्ययुगीन परिभाषाएं। मध्ययुगीन परिभाषाओं पर हम आते हैं। मध्ययुगीन परिभाषाओं में सबसे पहला नाम है लूथर का, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। लूथर का कहना है कि शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है। शुद्ध राज्य क्या है? एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है। यानी कि शुद्ध राज्य क्या है? जिसको दैवी कृपा प्राप्त है, जो जिसे ईश्वर का आशीर्वाद मिला हो और जो जनप्रिय होती है। वहीं बोधा कहते हैं, जीन बोधा। जीन बोधा का भी नाम फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं जीन बोधा का, कि संप्रभुता का सर्वसम्मत परिभाषा इसी ने दिया है, कॉन्सेप्ट इसी ने दिया था। बोधा कहता है कि राज्य एक ऐसा साहचर्य है जो परिवारों तथा अन्य सामान्य विषयों के संचालन में सर्वोच्च शक्ति एवं तार्किकता का प्रयोग करता है। राज्य क्या है? एक ऐसा साहचर्य। बोधा कहता है कि राज्य एक ऐसा साहचर्य है जो परिवारों तथा अन्य सामान्य विषयों के संचालन में सर्वोच्च शक्ति एवं तार्किकता का प्रयोग करता है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य है कि राज्य एक ऐसा साहचर्य समुदाय है जो एक शक्ति के अधीन हो और सारे राज्य के समस्त नागरिक उस शक्ति के आदेशों का पालन करते हो। यानी कि राज्य में एक ऐसी शक्ति हो जिसके आदेशों का पालन पूरा जन समुदाय करता है। तीसरा, ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस कहता है कि राज्य एक ऐसा पूर्णता प्राप्त समाज है जो सर्वथा स्वतंत्र पुरुषों ने सामान्य संपर्कों से प्राप्त होने वाले लाभों तथा अधिकारों के प्रयोग के लिए बनाया गया हो। ह्यूगो ग्रोसियस क्या कहता है कि राज्य एक ऐसा पूर्णता प्राप्त समाज है जो सर्वथा स्वतंत्र पुरुषों ने सामान्य संपर्कों से प्राप्त होने वाले लाभों तथा अधिकारों के प्रयोग के लिए बनाया हो। तो ह्यूगो ग्रोसियस क्या कहता है? यह राज्य को ऐसा संपूर्ण समाज मानता है जिसको सारे पुरुषों ने निर्मित किए हैं, और वह सारे पुरुष अपने सामान्य लाभ के लिए उसको निर्मित किए हैं। हाब्स की परिभाषा देखते हैं। थॉमस हाब्स, जिसने कि लेवियाथन की रचना की, लेवियाथन पुस्तक उसने लिखी। हाब्स ने राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि राज्य की जगह उसने लेवियाथन शब्द का प्रयोग किया है। लेवियाथन। वह राज्य को एक लेवियाथन मानता है। हाब्स कहता है कि राज्य एक ऐसा व्यक्ति है, यानी कि राज्य को एक व्यक्ति मानता है। राज्य एक ऐसा व्यक्ति है जो पारस्परिक समझौते के आधार पर एक जनसमूह के लिए उस जनशक्ति के समस्त साधनों का आवश्यकता अनुसार जनता की शांति और सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सके। तो इस तरह से हाब्स ने एक निरंकुश राज्य की अवधारणा दी है। वह कहता है कि राज्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कानूनों को समस्त जनता पर लागू कर सके और सबके अधिकारों को और साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सके। लॉक की परिभाषा पर आते हैं। जॉन लॉक। लॉक ने राज्य का भी प्रयोग नहीं किया है। उसने राज्य की जगह कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया है। कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। कॉमनवेल्थ राज्य की जगह। लॉक कहता है कि वह शक्ति जिसके द्वारा समाज के सदस्यों के पारस्परिक संघर्षों का निपटारा किया जा सके। क्या? वह शक्ति जिसके द्वारा समाज के सदस्यों के पारस्परिक संघर्षों का निपटारा किया जा सके और अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सके, ऐसे समुदाय को हम राज्य कहते हैं। बेंथम की परिभाषा को देखते हैं। बेंथम कहते हैं कि जब बहुसंख्यक व्यक्ति या प्रजा एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह के प्रति आज्ञाकारी हो, यानी कि जब बहुसंख्यक व्यक्ति या बहुसंख्यक प्रजा एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति या संस्था के प्रति आज्ञाकारी हो
और जिनकी पद और मर्यादा निश्चित है तो वे सब मिलकर राज कहलाएंगे। यानी कि बेंथम क्या कहता है कि एक यह जो पूरी प्रजा है, राज की जो पूरी प्रजा है, जो समुदाय की, उस क्षेत्र की पूरी प्रजा है, वह एक व्यक्ति या उस संस्था के प्रति, एक व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था के प्रति ये उत्तरदायी हो और इनके प्रति आज्ञाकारी हैं। यह जो कहते हैं समस्त समुदाय या समस्त जनता उसके आदेशों का पालन करती है तो ऐसा समुदाय राज्य कहलाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य को एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी माना है। राज्य को एक व्यापारिक संस्था माना है जो व्यक्तियों के परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य को क्या माना है? एक व्यापारिक संस्था माना है। व्यापारिक संस्था या इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी माना है जो व्यक्तियों के परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। 8वां, वर्ग। हम वर्ग की परिभाषा को ले लेते हैं। वर्ग की परिभाषा को वर्ग कहते हैं कि राज्य कोई काली मिर्च, काफी, वस्त्र या तंबाकू जैसे कुछ तुच्छ वस्तुओं के व्यापार के लिए व्यापारिक साझे की कोई वस्तु नहीं है। यानी कि राज्य क्या है, क्या नहीं है? राज्य काली मिर्च, काफी, वस्त्र, तंबाकू जैसे तुच्छ वस्तुओं के व्यापार के लिए व्यापारिक साझे की कोई वस्तु नहीं है। यानी कि यह कोई व्यापारिक समझौता नहीं है कि जब चाहे तब हम समझौता करें और जब चाहे तब हम तोड़ दें। यह बल्कि राज्य की ऐसी संस्था है या राज्य के ऐसा साझा है जिस पर श्रद्धा होना चाहिए। राज्य के ऊपर क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। सभी लोग राज्य के आज्ञा का पालन श्रद्धा पूर्वक करते हो और जो व्यक्ति अपराध करता हो उसको राज्य के द्वारा दंड दिया जाता हो। तो ये इस तरह से वर्ग राज्य की तुलना किससे नहीं करते हैं? काली मिर्च या काफी या तंबाकू के व्यापारिक संस्था से नहीं करते हैं जिसको जब चाहे तब तोड़ दिया जाए। बल्कि राज्य की ऐसी संस्था एक बार बन गया तो बन गया, उसको फिर हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि राज्य को समाप्त कर सकती। यदि राज्य को समाप्त कर दिया भी जाए तो हम फिर प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएंगे, आदिम अवस्था में लौट जाएंगे और फिर परिस्थितियां पता नहीं क्या होंगी, युग पता नहीं क्या होगा। हम देखते हैं आधुनिक युग की परिभाषा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राज्य की परिभाषा का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा है। प्राचीन युगीन परिभाषा कुछ और थी, मध्य युगीन परिभाषा कुछ और थी और आधुनिक युग में जितने भी विचारक हुए हैं, जितने भी विद्वान हैं, उन विद्वानों की परिभाषाएं कुछ अलग दिखाई देती हैं। जैसे इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्लंटसली का। ब्लंटसली कहते हैं कि किसी निश्चित भूमि प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जा सकता है। यानी किसी निश्चित प्रदेश में, किसी निश्चित भूमि प्रदेश में राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। ब्लंटसली क्या कहते हैं कि राज्य संगठित, राजनीतिक रूप से संगठित लोगों का समुदाय है। वही बर्गेस, दूसरी परिभाषा हम लेते हैं बर्गेस की। बर्गेस की परिभाषा लेते हैं। बर्गेस कहते हैं कि राज्य जो है मानव जीवों का एक अंश है, जो इकाई माना जाता हो वह राज्य कहलाएगा। राज्य क्या है? यानी कि मानव जीवन की इकाई का एक अंश जिसको भी माना जाएगा वह राज्य कहलाएगा। वहीं लियोन दुग्वी कहते हैं, लियोन दुग्वी कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व वहीं माना जाएगा जहां एक निश्चित समाज में राजनीतिक अंतर स्थापित होता हो। यानी राजनीतिक अंतर क्या है? शासक और शासित के बीच, राजा और प्रजा के बीच अंतर हो, यह चाहे अंतर जटिल हो या प्रारंभिक हो, वह राज्य कहलाएगा। यानी कि जिस राजनीति, इस तरह से बर्गेस की दुग्वी की परिभाषा है कि किसी भी प्रदेश में राजनीतिक विभाजन है और वह प्रदेश राजा, प्रजा, शासक और शासित के बीच बटा हुआ है तो उसको हम राज्य कह सकते हैं। ओपेनहीमर की परिभाषा देखते हैं। चौथी परिभाषा किसकी है? ओपेनहीमर की परिभाषा। ओपेनहीमर कहते हैं कि राज्य वह है जिसमें समाज वर्गों में विभाजित हो। राज्य क्या है?
वह है जिसमें समाज किसमें विभाजित हो, वर्गों में विभाजित हो। समाज में कई वर्ग हों, चाहे वह शासक हो, चाहे शासित हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो। सामाजिक दृष्टि से एक वर्ग कुलीन हो और दूसरा वर्ग निम्न हो। यानी कि जब किसी भी प्रदेश में, भू प्रदेश में एक वर्ग कुलीन वर्ग होता है, दूसरा निम्न वर्ग होता है, तो उसको हम राज्य कह सकते हैं, क्योंकि वह कुलीन वर्ग कानून बनाकर निम्न वर्गों पर शासन करता है। हॉलैंड की परिभाषा हम लेते हैं। हॉलैंड हॉलैंड कहता है कि जब बहुसंख्यक वर्गों का समूहीकरण किया जाता है, बहुसंख्यक वर्गों का समूहीकरण किया जाता है, यानी सामान्यतः जो एक निश्चित भूमि प्रदेश का निवासी होता है, जब बहुसंख्यक वर्ग किसी निश्चित भू प्रदेश का निवासी होता है, जिसमें या तो बहुमत या किसी वर्ग विशेष की इच्छा को विरोधियों के प्रतिकूल होने पर भी मान्यता मिलती है। तो हॉलैंड क्या कहते हैं कि यह बहुसंख्यक समाज होता है, जो निश्चित भू प्रदेश में निवास करते हैं और जिसमें शासन जो होता है या तो बहुमत का होता है या तो वर्ग विशेष का होता है, और इस इच्छा को जो है विरोधियों के प्रतिकूल होने पर भी मान्यता मिली हो। यानी कि इस विशेष वर्ग को या कुलीन वर्ग के विरोधी हो, लेकिन फिर भी बहुसंख्यक समाज इनके विधियों को, इनकी सत्ता को मान्यता प्रदान करता है। तो इसे प्रदेश को हम राज्य कह सकते हैं। छठी परिभाषा हम लेते हैं, वुडरो विल्सन का कहना है कि विध के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भू प्रदेश में रहने वाली जनता राज्य है। वुडरो विल्सन क्या कहते हैं, विध के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भू प्रदेश में रहने वाली जनता क्या है, राज्य है। गिल क्राइस्ट महोदय की परिभाषा को देखते हैं। गिल क्राइस्ट कहते हैं कि जब बहुसंख्यक व्यक्ति जो किसी निश्चित भूभाग में रहते हों, एक ऐसे शासन तंत्र के अंतर्गत संगठित हो जाएं, जो आंतरिक क्षेत्रों में तो संप्रभुता को अभिव्यक्त करने का साधन हो और बाह्य संबंधों में अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त हो, तो वह राज्य कहलाएगा। गिल क्राइस्ट की परिभाषा में देखते हैं कि इसमें संप्रभुता का गुण दृष्टिगोचर होता है, और संप्रभुता जैसा कि राज्य का आवश्यक तत्व है। यदि किसी राज्य में संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य नहीं कहा जाएगा। ऐसे में गिल क्राइस्ट महोदय कहते हैं कि जब बहुसंख्यक व्यक्ति जो किसी निश्चित भूभाग में रहते हों और एक शासन तंत्र के अंतर्गत संगठित हो जाए, और वह जो शासन तंत्र है वह अपने भूमि प्रदेश के अंदर भी संप्रभु हो और बाहर भी संप्रभु हो, यानी कि अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त हो, तो वह भू प्रदेश क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। गिल क्राइस्ट अपनी परिभाषा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स में करते हैं। इसी तरह से लास्की कहते हैं, लास्की का कहना है कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो शासन तंत्र और शासितों में विभक्त होता हो। राज्य क्या है, एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो शासन तंत्र और शासकों और शासितों में विभक्त होता हुआ एक निश्चित भूमि प्रदेश में अन्य सभी संस्थाओं से सर्वोच्च होने का दावा करता है। राज्य क्या है, राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो शासन तंत्र और शासितों में विभक्त होता हुआ एक निश्चित भूमि क्षेत्र में अन्य सभी संस्थाओं से अपने को सर्वोच्च समझता हो, तो वह क्या होता है, राज्य होता है। यानी लास्की क्या कहते हैं, यह एक प्रादेशिक समाज है और जिसमें जो शासन तंत्र, जो सरकार हो, वह सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ हो और सभी संस्थाएं सरकार को मान्यता प्रदान करती हो। तो ऐसे भूप्रदेश को हम राज्य कह सकते हैं। मैकाइवर के लेते हैं, 9वां मैकाइवर सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में मैकाइवर कहते हैं कि राज्य एक ऐसा साहचर्य है। मैकाइवर ने क्या माना है, मैकाइवर ने राज्य को एक साहचर्य माना है, साहचर्य। मैकाइवर कहते हैं कि राज्य एक ऐसा साहचर्य है जो विधि द्वारा शासन तंत्र से क्रियान्वित होता है। राज्य क्या है, एक ऐसा साहचर्य है जो विधि द्वारा शासन तंत्र से क्रियान्वित होता है
और जिसे एक निश्चित भू प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो, तो ऐसी संस्था को, ऐसे भू प्रदेश को हम राज्य कहते हैं। तो इस तरह से हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देख सकते हैं। आधुनिक युग में ब्लैंटथली है, बर्गेश है, दुगी है, ओपेनहीमर है, हालैंड है, वुडरो विल्सन है, गिलक्राइस्ट है, लास्की है, मैकाइवर है। इनकी परिभाषा देखते हैं। इनकी परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है कि राज्य क्या है? भू प्रदेश है जिसमें शासक हो और शासित हो, और शासित वर्ग शासक वर्ग के आज्ञाओं का पालन करता हो, और जो शासक वर्ग है वह शासित वर्ग के उत्थान के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ऐसे भूप्रदेश को हम राज्य कह सकते हैं। लेकिन राज्य की जो सम्मत परिभाषा है वह फिलीमोर और गार्नर के द्वारा दी गई है। राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा या फिलीमोर राज्य की सबसे अच्छी परिभाषा देते हैं। फिलीमोर कहते हैं कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है। राज्य क्या है? मनुष्यों का वह समुदाय है जो एक निश्चित भू प्रदेश पर या भूभाग पर अस्थायी रूप से बसा हुआ है। राज्य क्या है? मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय है जो निश्चित प्रदेशों पर अस्थायी रूप से बसा हुआ है, और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों और पदार्थों के नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो। यानी कि राज्य क्या है? जो अपनी सीमा के अंतर्गत अपने व्यक्तियों के ऊपर, अपने संसाधनों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित रखता हो, जिसे विश्व के किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। तो ऐसे प्रदेश को हम राज्य कह सकते हैं। यानी कि राज्य क्या है? राज्य बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो अस्थायी रूप से निवास करता हो, जिनकी एक निश्चित भू प्रदेश हो, और उस निश्चित भू प्रदेश के अंतर्गत जो वहाँ का शासन तंत्र हो, जो सरकार है यानी कि जो राज्य है, उसका स्थायी नियंत्रण स्थापित होता है। वह व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है, पदार्थों के ऊपर यानी कि संसाधनों के ऊपर, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। इसके अलावा वह बाह्य क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों से या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो ऐसे समुदाय को या ऐसे प्रदेश को हम राज्य कह सकते हैं। फिलीमोर के पश्चात हम आते हैं गार्नर की परिभाषा सबसे अच्छी है। गार्नर यानी कि यही दो विचारक, फिलीमोर और गार्नर, ने राज्य की ऐसी परिभाषा दिया है जिसमें राज्य के चारों तत्व समाहित हैं। राज्य कब मानते हैं? जब राज्य के चार तत्व हो, जैसे जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। तो फिलीमोर और गार्नर की परिभाषाओं में चारों तत्व आ जाते हैं। गार्नर अपने पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, गार्नर की पुस्तक क्या है? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है। राज्य क्या है? संख्या में, जिसमें संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रहता हो, जो किसी भूभाग में निश्चित रूप से अस्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, यानी बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो या लगभग स्वतंत्र हो, और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता है। तो ऐसी स्थिति में वह प्रदेश राज्य माना जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिलीमोर और गार्नर की परिभाषाएं ही सबसे अधिक मान्य है, सबसे अधिक सर्वसम्मत है। तो ये रही राज्य की परिभाषा, राज्य और राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे राज्य के तत्व। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा न हो जाए, इसलिए इस टॉपिक को मैं 2 पार्ट में विभाजित करूंगा। पहला पार्ट होगा राज्य की परिभाषा, दूसरा पार्ट होगा राज्य के तत्व। यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।